Good morning, dear students. Welcome back. Dear students, हम लोगों का अब तक नो डाउट काफी कुछ काम हो गया है और पहले थोड़ा सा मैं आपको डरा दूं, जो काम हो गया है अगर वो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं है तो यहां से आगे की चीजों को समझना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और नो डाउट ये यूनिट नंबर 3 एक डिसाइडिंग यूनिट होती है जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा क्लियर करके बता देती है कि आगे आने वाली फिजिक्स हमें क्या स्कोर करा सकती है। फर्स्ट सेकंड यूनिट तक यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, इवन दैट केवीएल केसीएल तक तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम लोग क्या कर रहे थे। कई बार मजे मजे में हम लोग चीजों को करते रहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 अगर आप लोगों की ठीक से हो गई, चीजें आपको समझ में आ गई तो यूनिट नंबर 4 होगी। और अगर यूनिट नंबर 4 ठीक से हो गई तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो नो डाउट जिन लोगों का अगर कहीं कोई बैकलॉग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर नहीं है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर नहीं है तो उसे पहले क्लियर कर लें इस यूनिट को शुरू करने से पहले। ये यूनिट शुरू करने का मतलब सीधा सीधा सा फिजिक्स में फुल पोटेंशियल्स को डालना होता है। और नॉर्मली ये हम लोगों की समर वेकेशंस में यूनिट होती है तो इस समय हमारे पास टाइम भी खूब सारा होता है और हम इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर सोते रह गए, कैरम खेलते रह गए तो फिर सारा मामला गड़बड़। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो वेटेज है वो 9 मार्क्स की है। और इस यूनिट में हमारे पास बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो 9 मार्क्स में अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है वो 5 मार्क्स का कंटेंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर 4 मार्क्स का। कई बार प्रोबेबिलिटी में ये भी हो जाता है कि ये 3 मार्क्स का रह जाता है और ये 6 मार्क्स का हो जाता है। इसकी वेटेज इसी साल से थोड़ी सी बढ़ गई है। लास्ट ईयर तक ये वेटेज जो थी वो 8 मार्क्स की थी। तो कहीं ना कहीं इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था तो इसकी वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब पढ़ना क्या है हम लोगों को? देखिए, एक एनालॉगस चीज हम लोग कई बार देखते हैं कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और अगर कहीं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट कांस्टेंट, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो नो डाउट करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। तो दोनों के बीच में एनालॉगस चीजें हैं और यही दोनों चीजें हमें यूनिट नंबर 4 एज वेल एज यूनिट नंबर 3 एज वेल एज यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। पहले केस में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग मैग्नेटिज्म से किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट बनाएं ये पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, यानी ईएमआई एंड एसी में। और जहां हमारा ईएमआई एंड एसी खत्म हुआ, फिजिक्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अप्रोक्सीमेटली 65% कंप्लीट हो जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो थोड़ा सिंसियर हो जाएं और पढ़ाई शुरू कर लें। 11th के कंपैरेटिवली आप लोगों को ये थोड़ा आसान भी लग रहा होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि 11th में आप लोग बच्चे थे, आपको यही नहीं पता था कि कितना पढ़ना है। 9th 10th में जो थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे थे उसी से 90 प्लस ले आए थे, बड़े मजे आ रहे थे। लेकिन 11th में जिन लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं की वो सीधे सीधे फॉल हुए, 65% पे आ गए, 60% पे आ गए। तो अभी भी सुधर जाओ और थोड़ा सा काम कर लो तो दोबारा से हम लोग 12th में 90, 95, 97 बड़े आराम से डियर स्टूडेंट्स ला पाएंगे। अब मैं यहां सिलेबस के बारे में बात करना चाहूंगा, स्पेशली सिलेबस में डिस्कस करना चाहूंगा चैप्टर नंबर 4 को लेकर के, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को लेकर के। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां मुझे यह समझाना होगा डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगेन 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये स्पेस का कॉन्सेप्ट है, न कि किसी एरिया का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों को लेना है डियर स्टूडेंट्स।
बायो-सेवर्ट्स लॉ, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। अब ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम लोग तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है। बायो-सेवर्ट्स लॉ में मैथमेटिकल हम लोगों को काफी सारा काम करना है। फिर एप्लीकेशंस की बात हम लोग करेंगे किसी सर्कुलर लूप के लिए। देन आफ्टर एम्पियर स्विमिंग रूल की बात करेंगे, इनफाइनाइटली स्टेट वायर के अराउंड बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, टॉरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रहे सीबीएसई के लिए यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी सोलेनॉइड और टॉरॉइड के लिए किसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रीम तक जाना चाहते हो, आईआईटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को डेरिवेशंस जरूर करने चाहिए, क्योंकि जब तक डेरिवेशंस नहीं होंगे नो डाउट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे तो ना तो 90+ आएगा और ना ही नीट और आईआईटी में सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोगों को कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्स मूविंग ऑन चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है, मोशन में है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये सब हम लोग यहां पे डियर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग बात करना चाहते हैं यहां पे पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, मैंने यहां इसको डिफरेंट कलर भी दिया हुआ है। रीजन यही है कि जो पैरेलल करंट कैरिंग कॉन्सेप्ट है वो 1 एम्पियर को डिफाइन करता है, और 1 एम्पियर की जो नई वाली डेफिनेशन है, जो एसआई यूनिट सिस्टम की डेफिनेशन है, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में जरूर ही डिस्कस कर ली जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा जो हमने इससे पहली वाली यूनिट पढ़ी थी, तो उस पहली वाली यूनिट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज किया था पोटेंशियोमीटर में एज वेल एज मीटर ब्रिज में। तो वो किस तरह से बना होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और देखिए 1 मार्क्स 100% आप लोगों को मिलना ही मिलना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। डिपेंड्स ऑन वेटेज बढ़ने से इट मे बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां से डिस्कस हो जाए। अब देखिए कोई भी टॉपिक ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं बनता या 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता। अब तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के 1 मार्क्स आने हैं, 37 टोटल ओवरऑल क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं इंटरनल चॉइसेस को देख लूं तो 45 क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं। तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर कि आपको क्वेश्चन ना मिले। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा अच्छे से तैयार है और कितना अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, और 100% मार्क्स आप लोगों को उसमें मिल जाते हैं। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर के बाद में फिर हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स इसके कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन हमारा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की फॉर्म में ही होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। जहां तक बात है किसके बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों के यहां पे हमारे सिलेबस में है, टू कन्वर्ट गिवन गैल्वेनोमीटर and to find resistance of galvanometer with the help of half deflection method। ये 2 चीजें हम लोगों को यहां पे करनी है और 2 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को यहां से मिल जाएंगे। अब मैं सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ना चाहूंगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को लेकर के। अब ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम लोग समझे। सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म समझे, मूविंग चार्ज और उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे मैग्नेटिज्म क्या है। 2 सिरफिरे लोग जिनको इंग्लिश में फिलोसोफर कहा जाता है, बाल्टिक सी के किनारे पे घूम रहे थे। बाल्टिक सी के किनारे पे घूमते घूमते उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। अब देखिए पागल व्यक्ति भी अगर ऑब्जर्वेशन शुरू कर दे तो समझ लो वो साइंटिस्ट हो गया। साइंटिस्ट का सबसे बड़ा जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ऑब्जर्वेशन। तो कहीं भी अगर कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा है, यानी देखने के बाद उसके बारे में सोच रहा है, तो वो अच्छा ऑब्जर्वर है, और अच्छा ऑब्जर्वर है तो 100% वो साइंटिस्ट बन जाएगा। खैर, तो बाल्टिक सी के किनारे पे 2 लोग घूम रहे थे, 2 फिलोसोफर्स घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि जो वहां पड़े हुए स्टोन्स हैं वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ओरिएंटेशन चेंज करने पर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये अट्रैक्शन और रिपल्सन
क्यों हो रहा है इसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया, इसी को ऑब्जर्वेशन कहा गया। तो उन्होंने ये पाया है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से है, ना वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से है, क्योंकि पीसेस काफी छोटे छोटे थे। न्यूक्लियर फोर्सेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो नो डाउट यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट वाज मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म नाम कैसे पड़ा? बाल्टिक सी के किनारे पे जो रॉक्स हैं वो मैग्नीशिया रॉक्स हैं, और उन मैग्नीशिया रॉक्स की वजह से इनका नाम पड़ा मैग्नेटिज्म। तो देखिए ये है नेचुरल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट। बच्चों एक बात ध्यान रखें, फिजिक्स में 99% चीजें नेचुरल है, 1% चीजें मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल है। वो इसलिए कि अब मैग्नीशिया रॉक हर जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन मैग्नीशिया रॉक का अगर मेरे को यूज करना है अपने पर्टिकुलर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, व्हाटएवर सो, अपने वेल विशिंग के लिए, तो मैं मैग्नीशिया रॉक जैसी चीजें बनाऊंगा, आर्टिफिशियली बनाऊंगा, तो वो मैन मेड मैग्नेट्स होंगे। तो ये मैग्नेट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये हमारा क्या है? मैन मेड मैग्नेट है, यू शेप्ड है, शेप की वजह से है। एक आयरन पीस को लेकर के मैग्नेटाइज किया हुआ है। अब कैसे मैग्नेटाइज किया हुआ है, कैसे बना सकते हैं, यही सब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट के बारे में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं। तो मान लीजिए ये मेरे पास में मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का मतलब इन 3 डायमेंशंस एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी स्पेस को, उसी रीजन को मैं क्या कहूंगा? मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा। तो बच्चों मैं समझता हूं मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? कोई एक चार्ज था, उसके सराउंडिंग में एक कोई स्पेस था जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे थे, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। उसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा था। इसी तरह से किसी मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ कोई भी एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आता हूं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस रीजन को, इस स्पेस को मैं मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा मैग्नेट है वो मैं आप लोगों को शो करता हूं। ये दूसरा मैग्नेट है, स्पेशली बनाया होता है यही फील्ड्स को जानने के लिए। इसे हम लोग कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपास। अब कंपास बड़े काम की चीज है, आप लोगों को यूज आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें चारों तरफ एक एल्यूमिनियम की केसिंग होती है, आगे पीछे ग्लास की कवरिंग होती है, और अंदर एक फ्रिक्शनलेस बेसिस के ऊपर छोटा सा मैग्नेट हैंग किया होता है। अभी अगर आप देखेंगे, देखिए मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा तो इस पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं बिल्कुल इसको जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये घूम रहा है। अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट करता हूं, दूर ले जाके शिफ्ट करता हूं, तो इसमें जो डिफ्लेक्शंस हैं वो या तो बहुत कम होते हैं या होते नहीं है। अभी तो ये इनर्शिया की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं यहां घुमाता हूं तो देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसके नजदीक लेकर के आता हूं, घुमाता हूं, तो इसका मतलब ये जो दूसरा छोटे वाला कंपास था वो बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है? एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें मोशन पॉसिबल है। तो मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है बच्चे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, वैसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमारे पास होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट थिंग, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल बी से। अब कहां कहां सेटअप होगा ये नेचुरल मैग्नेट्स के अलावा, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई मूविंग चार्ज है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। मान लीजिए ये मेरे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेटअप होगा। ये किसने पता किया? ये पता किया सबसे पहले ऑरिस्टिड ने, जो हम लोगों को अभी पढ़ना है। दूसरी चीज है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई क्या है? मूविंग चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब देखिए बड़ा मजेदार सा केस है। क्या हमने किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई, यानी मूविंग चार्ज की बात की, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। यह बात हम लोगों को यहां से समझ में आ जानी चाहिए।
अब देखिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, किस तरह से डिफ्लेक्शंस होंगे, ये बात सबसे पहले ऑरिस्टेड ने देखी नेचर के अंदर। तो हम इसे ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इनके कंक्लूजन्स को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, कंक्लूड करते हैं। वो यहां कोई मैग्नीट्यूड या कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं देते। अब ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मुझे 2-3 छोटी छोटी सी बातों को बच्चे समझना होगा। क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है। अब सेंस ऑफ डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या है? सेंस ऑफ डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ज्योग्राफी वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ के आए हैं, वो हमें आना चाहिए। यहां कोई गलती नहीं होती चाहिए, बिल्कुल बेसिक थिंग समझिए। सबसे पहले मैं यहां ईस्ट दिखाता हूं, इसके सामने वेस्ट दिखाता हूं, ऊपर नॉर्थ दिखाता हूं और नीचे साउथ दिखाता हूं। यानी अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई अपना एक पैटर्न मेरे को डिस्टर्ब कर लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, उसी के बेसिस पे मेरे को देना चाहिए। ये जो मेरे पास डायरेक्शंस का फंडा था जो नॉर्मल हर बच्चे के दिमाग में बना होता है, बस उसी को मैंने यहां पे क्या कर दिया है बच्चों, रोटेट कर दिया है। कितना रोटेट कर दिया है? 90 डिग्री मैं समझता हूं रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ मेरा यहां आ गया, साउथ इसके पीछे चला गया, ईस्ट नीचे आ गया और वेस्ट मेरा ऊपर चला गया। तो जहां भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन देना चाहेंगे, वहां पे सबसे पहले ये इस तरीके का एरो या इस तरीके का एरो आप लोगों ने बना देना है। अब ऑरिस्टेड क्या देखते हैं? ऑरिस्टेड ये देखते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, इसको एनालॉगस करेंगे बच्चे। यहां पे ये साउथ है और ये यहां पे क्या है, नॉर्थ है, और इसके नीचे मैं कंपास लेके आता हूं। अब ये कंपास क्या है? कंपास वही है, एक छोटा मैग्नेट है जिसको मैंने एक केसिंग के अंदर लगाया हुआ है। इसके अंदर एंगल्स भी मैं डिनोट कर रहा हूं। तो ध्यान रहे बच्चे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके नीचे अगर कंपास हम लेके आएंगे तो इस कंपास का नॉर्थ पोल टूवर्ड्स वेस्ट, ऊपर क्या था? वेस्ट था। देखो ऊपर क्या था? वेस्ट था। तो कंपास का नॉर्थ पोल टूवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला डायग्राम बिल्कुल इसका उल्टा है कि अगर मेरी करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है और इसके नीचे मैं कंपास को लेके आता हूं। कंपास अगेन क्या है? एक छोटा मैग्नेट ही है जो फ्री टू मूव है, फ्री टू रोटेट है, एक केस के अंदर हमने रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरी करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो जो मेरा कंपास है उसका नॉर्थ पोल टूवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन था, ऐसा एक्सपेरिमेंट था किसका? ऑरिस्टेड का। तो ऑरिस्टेड ने यहां से सिर्फ ये रिलेट करने की कोशिश की कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और कितना सेटअप होता है या क्यों सेटअप होता है इसके बारे में ऑरिस्टेड ने कुछ भी नहीं बताया। अभी तो हम डायरेक्शंस के बारे में ही बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, जिसको मैंने अभी डिलीवर किया था एग्जाम में, वैसे तो आपसे डिस्कस होता नहीं है, लेकिन अगर कभी डिस्कस हो जाता है तो किस तरह से लिखना है वो हमने यहां पे सारा आपको समझाया हुआ है, लिखा हुआ है। आप बिल्कुल एज इट इज इसको लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बच्चों बात करना चाहूंगा, क्या जो एक्सपेरिमेंट के अदर कंक्लूजन्स हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये जो मेरा छोटा कंपास है वो सिर्फ इसीलिए मूव कर रहा है क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। तो जो हाईलाइट क्या हुआ हमने रेड से या वॉयलेट से, इन चीजों को आप लोगों ने एम्फेसिसली समझना है। अगर जरूरत पड़ती है तो एग्जाम के अंदर डियर स्टूडेंट्स लिखना है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा एम्पियर्स स्विमिंग रूल के बारे में। देखिए ऑरिस्टेड ने तो अपना एक्सपेरिमेंट दे दिया और काम खत्म कर दिया, लेकिन जो एम्पियर हैं
उन्होंने इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई किया, एक लॉ की फॉर्म में लिखा। तो मैं यहां आपको एज यूजुअल एम्पियर से स्विमिंग रूल को समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। ये देखिए बहुत बढ़िया सा रूल, और इसको हम लोग स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं समझाऊंगा और कैसे लिखना है एग्जाम में, ये बात हमने यहां एक ऊपर आपको दे रखी है, तो वहां से आप सीधे सीधे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अगेन मैं यहां डायरेक्शंस के लिए कॉन्सेप्ट दे देता हूं। यहां पे ये साउथ है, यहां पे नॉर्थ है, ऑब्वियस है ऊपर वेस्ट होगा और नीचे ईस्ट होगा। अब अगर कोई व्यक्ति इस तरह से स्विम कर रहा है, अब देखिए स्विमिंग, बैक स्विमिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल फ्रंट स्विमिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से स्विम कर रहा है कि उसके पैर साउथ में है, हेड या सिर उसका नॉर्थ में है, तो ऑब्वियस है जो उसकी ऑफ साइड होगी, ऑफ साइड का मतलब लेफ्ट हैंड होगा, उधर वेस्ट होगा, और जो उधर की ऑन साइड होगी, ऑन साइड का मतलब जिधर उसका राइट हैंड होगा, उधर क्या होगा, ईस्ट होगा। तो हमने पहले बंदे को क्या कर दिया, स्विमिंग करा दी साहब। अब स्विमिंग के बेसिस पे एम्पियर ने अपना एक रूल बना दिया। वो क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से स्विम कर रहा है कि उसके पैर साउथ में है और हेड उसका नॉर्थ में है, करंट उसके पैरों से एंटर करती है और सिर से बाहर निकालती है, तो ऐसी स्थिति में उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेटअप होगा कि जो मेरा कंपास है उसका नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल उसके वेस्ट की तरफ यानी ऑफ साइड की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दो चीजें हमने क्लब की हुई हैं। क्या? एक तो स्नो वर्ड को क्लब किया हुआ है, दूसरा एम्पियर स्विमिंग रूल को क्लब किया हुआ है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के टर्म्स में ये सब कुछ बताता हूं तो दैट इज स्नो रूल, और अगर मैं नॉर्मली किसी स्विमिंग करते हुए बंदे की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो दैट इज एम्पियर्स रूल। तो एम्पियर रूल की मॉडिफाइड फॉर्म है क्या, स्नो रूल। तो दोनों ही तरह से मुझे इसे साथ साथ समझना है, और जब लिखने की बात आए तो एम्पियर स्विमिंग रूल में आपको साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की कोई बात नहीं करनी है। जब स्नो रूल आता है तो उसमें एम्पियर से स्विमिंग की कोई बात नहीं करनी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। तो मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, पहले मैं एम्पियर स्विमिंग रूल को रिपीट करना चाहूंगा। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्विम करता है, बैक स्विमिंग नहीं, अगेन अगर कोई व्यक्ति स्विमिंग करता है, उसके पैरों से करंट एंटर करती है और सिर से बाहर निकालती है, तो उसके ऑफ साइड में यानी लेफ्ट हैंड की तरफ कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो यहां भी एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि अगर कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब उसके ऑफ साइड में उसके लेफ्ट हैंड की तरफ साउथ मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, क्योंकि ये बात सबको पता है, साउथ की तरफ नॉर्थ डिफ्लेक्ट होता है, नॉर्थ की तरफ साउथ डिफ्लेक्ट होता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी को मैं स्नो रूल की फॉर्म में शो करता हूं, तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि करंट एंटर्स फ्रॉम साउथ, लीव्स फ्रॉम नॉर्थ, देन इन ऑफ साइड और इन वेस्ट साइड द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास विल डिफ्लेक्ट। दैट इज माय स्नो रूल। बच्चों, मैंने यहां अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता था एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बिना समझे अगेन आगे मत बढ़ना, रट्टा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इस तरह के 9 रूल कुल मिलाकर के आने वाले हैं। 9 रूल क्या हैं, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद वो किन सिचुएशंस में लगते हैं ये। अगर मेरे को क्लियर नहीं हुआ तो मैं अगला चैप्टर भी नहीं कर पाऊंगा, अगली यूनिट भी नहीं कर पाऊंगा, और फिजिक्स मुझे मुश्किल लगने लगेगी। नॉर्मली ये होता है कि 15 जुलाई तक जाते जाते फिजिक्स मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। रीजन यही होता है कि हम मजे से पढ़े रहते हैं और तैयारी नहीं करते। तो 15 जुलाई का इंतजार मत करो, अभी से फिजिक्स को केयरफुली पढ़ना शुरू कर दो, अंडरस्टैंडिंग में डालना शुरू कर दो, बार बार इन चीजों को पढ़ो। अगर कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करो या इंडिविजुअली आ जाओ और अपने डाउट्स को डिस्कस करके तब जाओ। आई होप सो आप लोगों को स्नो रूल क्लियर हो गया होगा, एम्पियर स्विमिंग रूल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर आता है तो दोनों ही डेफिनेशंस मैंने आपको यहां पे दे रखी है अलोंग विद डायग्राम।
डायग्राम एक ही काम कर जाएगा आपका, आप यहां से दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां तक बात चल रही थी सिर्फ डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के बाद मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बायोट सेवर्ट साइंटिस्ट हैं जो आए और उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। एम्पियर ने और स्टीड ने सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी, ये कहा था कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। कितना सेटअप होता है ऐसा किसी ने नहीं बताया, बायो सेवर्ट ने सबसे पहले बताया। बायो सेवर्ट कहते हैं कि अगर मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। कैसे होगा, कितना होगा, ये जरा समझिए। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया बायो सेवर्ट ने, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, इसमें से जो करंट की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन इसको प्रोवाइड कर दी, तो एक नई वेक्टर क्वांटिटी बना दी, दैट इज करंट एलिमेंट। आईडीएल बोले तो करंट एलिमेंट। आप आई एल को कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, आईडीएल को ही वेक्टर कह सकते हैं। डीएल आप लोगों को यहां पे छोटा लेना है, या ऐसे कहिए बायो सेवर्ट ने छोटा लिया था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी इस आइडियल की वजह से एक एंगल थीटा बनाते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अगर dV बनता है, ये तो पक्का है। किसने कहा, अर्शिड ने कहा। किसने कहा, एम्पियर ने कहा। लेकिन कितना बनता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन बायो सेवर्ट्स ने सबसे पहले लिया, और वो कहते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा। समझिए आइडियल क्या है। आइडियल है मेरे पास करंट एलिमेंट जो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। ये साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। थीटा क्या है, थीटा है बेसिकली करंट एलिमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका, इस पॉइंट का, उसके बीच बनने वाला एंगल, दैट इज थीटा। मान लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P यहां पे होता, तो अब ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो चुका होता। अगर मान लीजिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहां पे होता, तो ऐसी स्थिति में थीटा 0 होता, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे होता, यहां पे होता, तो थीटा मेरा 180 होता। सब बच्चे जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे को यहां से एक कंक्लूजन भी मिल गया, बायो सेवर्ट्स की हेल्प से ही मिला, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल अप्रोच है किसकी, बायो सेवर्ट्स की। ये तो dV मेरा आइडियल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो dB है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, वेयर आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन दोनों को रिजेंबल किया तो वो लिखते हैं dB इज इक्वल्स टू एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, दैट इज IDL साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब K की बात करें तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में K की वैल्यू डिफरेंट आती है। अगर मैं SI सिस्टम की बात करता हूं तो ये आती है मेरे K की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई व्हाट कांस्टेंट। अब देखिए यहां म्यू नॉट क्या है, दैट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एब्सोल्यूट स्टैंड फॉर वैक्यूम, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी परमिट से बना हुआ है, यानी वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सटेंट तक इफेक्टिव होता है इस बात को शो करता है कौन, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। 4 पाई अगेन कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो मुझे मिलता है एक्सपेरिमेंटल, और जहां भी बच्चों 4 पाई आ रहा होगा इसका मतलब कॉन्सेप्ट इज 3 डायमेंशनल। अगर कहीं 2 पाई आता है या सिर्फ पाई आता है तो दैट इज कॉन्सेप्ट इज 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो ये सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंसेज है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं बायो सेवर्ट्स लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थीटा कहां पे बन रहा है, dV क्या है, अगेन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड P पे तो हमने दिखा दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में बायो सेवर्ट ने कुछ भी नहीं बताया। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस थी। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने यहां पे मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया कि dV का जो मैग्नीट्यूड है वो K
आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के बराबर होगा। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। मान लीजिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक गोले के अंदर ये क्रॉस का साइन लगा देता हूं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, भाई बोर्ड हो या आपकी कॉपी हो, रजिस्टर हो, उसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपने दिखाना है, तो या तो अंदर दिखाना होगा या तो बाहर दिखाना होगा। अगर आपने अंदर दिखाना है तो दैट इज द साइन, एक सर्कल के अंदर आपने क्रॉस दिखाना है, और अगर बाहर दिखाना है तो आपने सर्कल के अंदर डॉट दिखाना है। अब ये कब क्रॉस आएगा, कब डॉट आएगा, इसके लिए फर्दर हमारे दो रूल हैं, उन रूल्स को हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले बायो-सैवर्ट्स लॉ को किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है ये बात मैं जरा यहां आपको समझा दूं। बायो-सैवर्ट्स लॉ होता क्या है ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है एग्जाम में जरा देखिए। ये जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था, dB is directly proportional to 1 upon r square, dB is ideal directly proportional to ideal, दोनों को रिजेंबल किया तो dB equals to k ideal sin theta over r square। k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके बारे में भी आगे हमने यहां डिस्कस किया हुआ है। क्या है ये? डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर डियर स्टूडेंट्स, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलती है 10 टू पावर -7। T स्टैंड फॉर टेस्ला, M स्टैंड फॉर मिली, A स्टैंड फॉर एम्पियर। इसी को हम लोग वेबर पर मीटर पर एम्पियर से भी डिनोट करते हैं, और ये SI यूनिट सिस्टम का हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से मेरे को फॉर्मूला मिल गया dV इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर मैं देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा तो ये स्केलर बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे को मिल जाता है आइडियल r साइन थीटा ओवर r क्यूब। अब मैं इसको लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दैट इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये सिर्फ तब के लिए है जब मेरे कंडक्टर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में वैक्यूम है। इवन एयर के लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, यहाँ पे मैंने माइका लगा दी या व्हाटएवर सो आयरन रख दिया, एल्युमिनियम रख दिया, तो फिर ये वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद मैं यहाँ पे आईडीएल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और आर वेक्टर क्वांटिटी, बीच में साइन मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है, तो आई में आईडीएल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं क्या है, मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। किस किस का? आइडियल जो करंट एलिमेंट, मैंने नई क्वांटिटी पढ़ी। दूसरा आर क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। किसका? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। कहां से? करंट एलिमेंट से। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा 11th में वापस जाओ डियर स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर वाला सेक्शन आपने नहीं किया है। 11th में आजकल वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां कहीं ना कहीं ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चे। वेक्टर प्रोडक्ट है तो जो डीबी की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू आइडियल होगी, परपेंडिकुलर टू आर होगी। यानी जिस प्लेन में मेरे पास आइडियल होगा उसी प्लेन में अगर आर भी होगा तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मेरा क्या? डीबी। तो यहां से ये वेक्टर नोटेशन की बात भी हम लोगों को क्लियर हो जाती है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ का अगर वेक्टर नोटेशन लेना पड़े तो क्या होगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन के बारे में। तो बायो-सैवर्ट्स ने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, बायो-सैवर्ट्स को हम लोग नॉर्मल कूलम्स लॉ से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कूलम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, बायो-सैवर्ट्स हमारा मैग्नेटिज्म के अंदर है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे हम किसी शादी में गए, दो मिठाइयों को कंपेयर कर सकते हैं, गुलाब जामुन और रसगुल्ला। तो कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ डिसिमिलरिटीज होती हैं, तो सिमिलरिटीज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिसिमिलरिटीज भी देखेंगे, जिससे बायो-सैवर्ट्स लॉ हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, डिसिमिलरिटी सिमिलरिटीज भी पढ़ते हैं। पहले डायरेक्शन दे रखी है आपके नोट्स में, तो पहले डायरेक्शन ही देख लेते हैं।
तो बच्चे डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, दो चीजें हम लोगों को यहां पर पढ़नी है। स्क्रू रूल की बात अगर हम करते हैं तो देखो बच्चों, स्क्रू रूल जो है वो हम लोग पढ़ के आए थे 11th में, क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के था। राइट हैंड थंब रूल अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। देखिए मेरे को क्या करना है, अपना सबसे पहले राइट हैंड देखना है। राइट हैंड कौन सा है, कुछ बच्चे तो राइट हैंड ही भूल जाते हैं। तो राइट हैंड के लिए सबसे क्या करेंगे, रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला राइट हैंड से ही खाएंगे, लेफ्टी तो बहुत ही कम होते हैं। तो रसगुल्ला खाया आपने, पता लग गया राइट हैंड कौन सा, ठीक है। अब इस राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, थंब आपका एक तरफ और फिंगर्स की कर्वेचर दूसरी तरफ। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? मैं इसको अगेन जूम कर रहा हूं तो आपका देखिए ये थंब और ये कर्वेचर ऑफ फिंगर, बस बात बन गई। अब क्या करना है, मान लीजिए ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो थंब मेरे को रखना है कहां, ऊपर, जिधर मेरी करंट की डायरेक्शन है। तो ये कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, ठीक है। इवन दैट एक जनरल लैंग्वेज में मैं इनको कहता हूं गट्टे। क्या कहता हूं बच्चे, गट्टे। तो ये गट्टे जो है मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे होने चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक स्टूडेंट हमारे सामने बैठी है शिल्पा। तो इसकी तरफ यानी इस पॉइंट पे मैं अगर निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मुझे अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना होगा, गट्टे रखने होंगे शिल्पा की तरफ और ये करंट की डायरेक्शन में रखना होगा थंब को। तो देखिए ये फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो देखिए करंट की डायरेक्शन है मेरी इधर, जिधर मेरा पॉइंटर है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन मेरा यहां पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब देखिए वही करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर न होकर के मान लीजिए इधर है, इस तरफ है, तो मुझे अपना राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरह से लगाना होगा डियर स्टूडेंट्स। जहां मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पे गट्टे आएंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो गया, ऊपर। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में होगा, और उस सर्कुलर लूप पे किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो राइट हैंड थंब रूल से प्रैक्टिकली हम लोग बड़े आराम से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखो बच्चों, स्क्रू रूल नया नहीं है, आपके लिए बड़ा पुराना सा है। क्या था स्क्रू रूल में? स्क्रू रूल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लीजिए आपके पास में राइट हैंडेड स्क्रू है, अब देखो यहां हर चीज में किंतु परंतु आता है। किंतु परंतु इसलिए आता है कि स्क्रू भी दो तरह के होते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू का सीधा सा मतलब है कि अगर आप उनको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर वो अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कसते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, कसते हैं। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, स्क्रू है। अगर आप इसको राइट हैंडेड ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये अंदर जाएगा। घर पे करके देखिएगा, 99% स्क्रू जो है वो राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए इसका नाम भी राइट हैंडेड मैक्सवेल रूल है। कुछ स्क्रू उल्टे भी होते हैं, अगर उनको आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो वापस पीछे आएंगे। ठीक, एक्सपीरियंस के लिए गाड़ी की स्टेपनी खोलना कभी, तो स्टेपनी में लगे हुए जो नट बोल्ट्स हैं उनको देखना जरा, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, और नॉर्मल कोई स्क्रू देखना। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये अंतर महसूस हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू होते हैं बहुत कम होते हैं, 99% राइट हैंडेड ही होते हैं। तो आप उनको देखेंगे क्या कि अगर आप उनको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो अंदर जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बस इसी के बेसिस पे ये हमारा मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल बन गया है बच्चों। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के बात करता हूं और क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड शो करता हूं तो करंट मेरी अंदर होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करता हूं तो करंट मेरी बाहर की तरफ होगी। दैट इज द मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। जितना भी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, इसको साथ साथ तैयार कर लेना। कोई भी चीज बिना समझे आगे मत बढ़ना। हर क्लास में कंटेंट आगे बढ़ता चला जाएगा, और जहां 3-4 क्लास आपकी ऐसी निकल गई बिना समझे आप आगे बढ़ गए, तो फिर फिजिक्स को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और 15 जुलाई तक जाते जाते आपको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगने लगेगी। तो अगेन 15 जुलाई का इंतजार मत करो,
अभी से आप इसको साथ साथ ले लो। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स के बारे में यहां पे दिखाया हुआ है। तो टेस्ला इज द एसआई यूनिट सिस्टम। अगर आपने कभी क्या कराया हो बच्चे, एमआरआई कराया हो, तो एमआरआई की जो मशीनें होती हैं वहां पे लिखा होता है 2 टेस्ला की मशीन है, 3 टेस्ला की मशीन है, 5 टेस्ला की मशीन है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही मैपिंग ज्यादा अच्छे से होगी। तो टेस्ला स्टैंड फॉर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन टेस्ला जो है वो साइंटिस्ट है, तो जहां भी हमें यूनिट को लिखना होगा सिंबॉलिकली, वहां पे हम लोग कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे। डिफाइन अभी जितना समझ में आता है समझ लो, अदरवाइज समझने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्लास बाद अपने आप से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जैसा मैं अभी 2 मिनट पहले ही आपको डिक्लेयर कर चुका था कि हमें क्या करना है, कंपैरिजन पढ़ना है। बायो-सैवर्ट्स लॉ को किसके साथ, कूलम के साथ। तो देखो बच्चों, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। क्या है, सबसे पहले सिमिलरिटी। तो देखो बच्चों, सिमिलरिटी की बात करेंगे तो यहां से हम लोगों को मिलेगा बोथ फील्ड्स डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए, जो कूलम्स लॉ था, उस कूलम्स लॉ में भी हम लोगों को F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिलता था, और यहां भी जो हमारा बायो-सैवर्ट है इसमें भी F हमारा 1/r² की फॉर्म में ही मिलता है। तो इसी चीज को हमने यहां पे लिखा हुआ है, दे आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही फोर्सेस लॉन्ग रेंज है। ऐसा नहीं है कि छोटी डिस्टेंस में खत्म हो जाएंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मून तक मिलता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहां हम सैटेलाइट भेज रहे हैं वहां तक मिलता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर तक मिलता है। गेटिंग? ये एक अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होता है उसके कंपैरेटिवली ये फोर्सेस थोड़े से अलग होते हैं, तो इनकी एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स हैं दोनों ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, ग्रेविटेशन भी, एज वेल एज मैग्नेटिक। ये तीनों के तीनों फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर एक ही प्लेस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मैग्नेट्स रखी हुई हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो आपस में कैसे होंगे, वेक्टर सम की फॉर्म में होंगे। यानी हम उनको वेक्टर्स के रूल्स की हेल्प से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज की बात थी डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग और आगे बात करना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये डिसिमिलरिटीज कुछ जो है हम लोगों ने दे रखे हैं यहां पे। क्या है डिसिमिलरिटीज? देखिए जो हमारा कूलम्स लॉ था वो एक स्केलर क्वांटिटी की वजह से था। स्केलर क्वांटिटी क्या थी? चार्ज थी साहब। तो चार्ज की वजह से हमारा कूलम्स लॉ था, जिसको हम लोगों ने डीक्यू कहा था। जबकि जो बायो-सैवर्ट्स लॉ है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैंने आइडियल कहा, तो ये भी एक वेक्टर है, इसकी वजह से होता है। तो ये डिसिमिलरिटी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि स्केलर पे डिपेंडेंट था तो उसकी डायरेक्शंस जो थी वो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट में नहीं आती। वहां पे हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा था या नॉर्मल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा था। यहां जब हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो हमारा यहां पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब भी डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, इट मे बी इनसाइड और इट मे बी आउटसाइड। तो दैट इज द डिसिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो थोड़ी सी चीजें और एक छोटा सा रिलेशन दो न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। देखो बच्चों, रिलेशन निकालना बहुत आसान सा काम है। आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, नहीं था? था, याद कर लो। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। दूसरा आपके पास में म्यू नॉट ओवर 4 पाई है। जरा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को एक खूबसूरत सा रिलेशन मिल जाएगा। किस किस के बीच में? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। वैल्यूज आपके पास में है। ये था आपका 9 × 10⁻⁴
कितना था, -9 था या +9 था, और ये कितना था 10⁻⁻7 था। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक कांस्टेंट निकल के आता है, जो यहां से हम लोग समझ सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/μ0 स्क्वायर रूट के अंदर। तो बच्चों ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। रिलेशन निकालने की कोशिश की हम लोगों ने 1/4πε0 को और μ0/4π को लेकर के, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद में क्लास ओवर। कुछ बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि सर तो कह रहे थे छोटी सी क्लास होगी, पता नहीं ये तो क्या क्या पढ़ाने लग गए। कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है बच्चों, जरा क्वेश्चन देखेंगे, डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। डायग्राम हमें अपने दिमाग से बना लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है, हमारी रीजनिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, एन एलिमेंट dl इक्वल्स टू डेल्टा xi। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि पॉजिटिव x एक्सिस में करंट मेरा फ्लो हो रहा है। डेल्टा xi का मतलब सिंपल सा मेरा पॉजिटिव x एक्सिस पे करंट फ्लो हो रहा है। प्लेस्ड एट द ओरिजिन कैरीज ए लार्ज करंट 10 एम्पियर। देखो अब ये कह रहा है 10 एम्पियर की करंट को लार्ज, हाँ बिल्कुल बच्चों, 10 एम्पियर की करंट जो होती है वो लार्ज होती है, छोटी मोटी नहीं होती। ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। आपके घर में जब एसी चलता है ना, गर्मी को ठंडक में कन्वर्ट करने वाला, तब 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। What is the magnetic field on the y axis? अब ऑब्वियस है, अगर ये मेरा x एक्सिस है तो y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो मान लीजिए मैंने ये y एक्सिस बना दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर इसका मतलब यहां पे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव y एक्सिस पे मेरे को यहां पे कंसीडरेशन लेना है। और एलिमेंट की जो लेंथ है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो मेरे को इसको लिखना होगा 10⁻⁻2 मीटर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बस अब तो कोई बात मैं समझता हूं दिक्कत वाली है ही नहीं, बायो सेवर्ट्स लॉ आपके पास में है ही। जरा देखो इस एलिमेंट के साथ में एंगल कितना बन रहा है 90, तो जो आइडियल साइन थीटा था तो आइडियल साइन 90 हो जाएगा, और जैसे ही आइडियल साइन 90 होगा समझ गए मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है इसको यही ना पता हो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, अगर नहीं पता तो फिजिक्स छोड़ दो, फिर फिजिक्स को मुश्किल मत कहो, क्योंकि मैथमेटिक्स ही नहीं आती। यहां मैंने इस चीज को देखा है, ज्यादातर बच्चे मैथ्स को ही मुश्किल मानने लगते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है वो फिजिक्स पढ़ना तो बिल्कुल ही बंद कर दें, उनके बस का फिजिक्स पढ़ना तो है ही नहीं, या फिर मैथ्स को कहना शुरू कर दो बहुत आसान सब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ 11th की पहली चैप्टर में ही हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जब आपको फिजिक्स की लैंग्वेज ही नहीं आती तो फिजिक्स कैसे पढ़ोगे बच्चों? तो मैं यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन ये बात असलियत में बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर फिजिक्स पढ़नी है तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आना चाहिए, साइन 90 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। चलिए, जैसा अभी हम लोगों ने कहा था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बच्चों। ये मेरे पास करंट एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखा रखी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी, मेरे को दे रखा था। इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे इस जगह पे ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे को बता चुके हैं कौन? बायो सेवर्ट्स दादा। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था μ0/4π दैट इज IDL sin θ/r। तो बच्चों देखो μ0/4π वैक्यूम है 10⁻7 हो गया माइनस का, ठीक है। आइडियल ये आ गया, करंट की वैल्यू को इस dx के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आइडियल आ जाएगा। तो करंट कितनी थी? 10 एम्पियर की थी। ये कितना था? 1 सेंटीमीटर का था, तो -2 हो गया। ये मेरे पास आइडियल की वैल्यू हो गई। अब रह गया क्या? साइन थीटा। तो साइन कितना है बच्चों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, अपॉन में आर स्क्वायर कितना है बच्चों? ये रहा 0.5 मीटर। अब एक बच्चा तो बड़े सीधे स्वभाव में मेरे पास आता है कि सर मैंने तो 0.5 का स्क्वायर करके डाला और मेरा आंसर तो सही आया ही नहीं। और उसने क्या किया? 0.5 का स्क्वायर जब किया तो उसको 2.5 लिख दिया। अब बच्चे अगर 0.5 का स्क्वायर नहीं आता तो आंसर तो गलत आएगा, इसलिए थोड़ा मेहरबानी से काम करें, क्या करें? अर्थमेटिक को सही से पढ़ लें। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहां तक बच्चों। सॉल्यूशन मैंने आगे दे रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि नो डाउट अपने आप में मेन एस्पेक्ट है। मेन एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो बिना डायरेक्शन के क्वेश्चन का आंसर आपका अधूरा होगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए, राइट हैंड थंब रूल हम लोग इसमें लगा देते हैं, बहुत आसान सी बात है। अगेन स्ट्रेच करो, रसगुल्ला खाओ, थंब की डायरेक्शन में करंट दिखा दो, कर्वेचर नो डाउट
क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। लगा देते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है तो मेरे को ऐसे लगाना है, करंट ये यहां पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे, हाथ लंबा तो हो नहीं सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये पॉइंट यहां पे है, दैट इज तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और परपेंडिकुलर आउटवर्ड के लिए बच्चों मैंने जैसे बताया था, यहां पे बीच में क्या दे रखा है, डॉट दे रखा है। इस डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इसको मैं प्लस एन कैप भी लिख सकता हूं। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ कर दो, तो यही मेरा देखो राइट हैंड थंब रूल मेरा इस तरीके से लगेगा और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलेगा, तो मैं माइनस का एन कैप दूंगा। दूसरी फॉर्म में बच्चे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, प्लस का जेड एक्सिस होगा बच्चों, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड क्या होगा, माइनस का जेड एक्सिस होगा। तो इट्स योर चॉइस, आप पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाओ या आप ये कहो कि साहब ये प्लस जेड एक्सिस होगा या प्लस का के यूनिट वेक्टर होगा। तो इट्स योर चॉइस। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर वो एक्स वाई कह रहा है तो मेरे को जेड के टर्म्स में आंसर देना चाहिए, आई जे कह रहा है तो के टर्म्स में आंसर देना चाहिए। बाकी अगर मैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड लिखता हूं तब भी वो गलत नहीं है, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डियर स्टूडेंट्स। इसके एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं समझता हूं ये अगर इतना क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज एक